नमस्कार दोस्तों। जो कुछ बांग्लादेश में आज की डेट में हम देख रहे हैं, वहां पर आग लगी पड़ी है। जितनी भी मूर्तियां थी, मैंने आज ही एक वीडियो बनाया है। जो एक्स मुस्लिम है बांग्लादेश से, उन्होंने मुझे बताया कि बांग्लादेश के अंदर एक भी मूर्ति उन्होंने नहीं छोड़ी है। वो बेशक उनकी हिस्ट्री की थी। उनके जो 1971 में जो पाकिस्तान का उनका जो रूल था, उसको खत्म करने के बाद जब इंडिपेंडेंट कंट्री बना, कई चीजें वहां पर वॉर मेमोरियल्स जिसको बोलते हैं वो बनाए गए। इन्होंने वो भी तोड़ दिए। हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए, लड़कियों को उठा के ले गए हैं। जो आदमी हैं उन्हें मारकर क्रेन से लटकाकर उन्हें पूरे शहर में घुमाया जा रहा है कि हिंदुओं कन्वर्ट हो जाओ, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। लड़कियों के साथ क्या कुछ हो रहा है मैं बता नहीं सकता हूं, बताना नहीं चाहता हूं। अब आप सोचकर देखिए कि जो मोदी जी हैं, वो अगर इस बार प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो क्या हाल होता। वही होता जो राहुल गांधी यहां पर मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठा हुआ था। मोहब्बत किसके साथ थी और दुकान में किसने बिकना था? वो थी हमारी ही बहन बेटियों ने। उस दुकान में बिकना था जिस तरह से आज बांग्लादेश में हो रहा है। और राहुल गांधी ने तो फ्री हैंड दे ही दिया था मुसलमानों को कि मैं सारी जो संपत्तियां हैं वो हिंदुओं की छीन कर आपको दे दूंगा, मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए। यानी कि मोदी जी इस वक्त जो है, जो प्रधानमंत्री बने तो हैं, लेकिन हम कई बार कहते हैं कि यार 240 पे ही से सुई अटक गई, मोदी जी की हार हुई है। ये समझना जरूरी है, जिसके लिए सुभाष जी को आज हमने स्पेशली इनवाइट किया है। ये वही वीडियो है जो दोबारा से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो मेरे से गलती से डिलीट हो गई थी। रीजन ये था कि आज इसे समझना जरूरी था कि जो मोदी जी की 400 सीटें बोलते थे 400 पार, जो ये 240 हैं, ये भी 400 से कम नहीं है दोस्तों। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो मोदी जी को हराने में ना लगी हो। शेख हसीना को एक दो ताकतों ने हल्का सा हिलाने की कोशिश करी, देश छोड़कर भागना पड़ा। मोदी जी ने इस देश को बचाया भी, हिंदुओं को भी बचा के रखा है। और कई लोगों ने मुझे बोला, मोदी जी ने हिंदुओं के लिए किया ही क्या है। चलिए आज वो सारे मुद्दे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सुभाष जी का स्वागत करते हैं। सुभाष जी, जय श्री राम। जय श्री राम। सर, आप यूएसए में बैठे हैं, फिर भी आप टाइम दे रहे हैं, इतनी रात को बैठकर मेरे साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आपका शुक्रिया बहुत ज्यादा। लेकिन सर, जो ये सब कुछ हमने बांग्लादेश में, मेरे यहाँ मॉर्निंग है जी इस वक्त। आप क्या अच्छा नाइट आपकी बोल मॉर्निंग। रही है, मेरी मेरी रात है। चलो, अभी मुझे एक चीज बताइए कि जो बांग्लादेश में हुआ है, वहां पे तख्ता पलट कर दिया और वहां पे जिहादियों ने जिस तरह से दरिंदगी दिखाई है, ये इनका डीएनए है। सर, मोदी जी ने इस बार सारी ताकतों को, ये वही ताकतें हैं जिन्होंने बांग्लादेश में गवर्नमेंट को गिराने में सफल रहे। भारत में भी यही ताकतें लगी थी हमारी गवर्नमेंट को घेरने के लिए और पप्पू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। सर, आपको नहीं लगता कि आज लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए, दिमाग के ऊपर जो पर्दे लपड़े हुए हैं कि मोदी जी की हार है, हिंदुओं ने हरा दिया, हिंदुओं के लिए कुछ किया नहीं। इनको समझाना जरूरी है सर कि मोदी जी की जो जीत है वो कितनी बड़ी है। ऐसा है सुमित जी, ये विषय काफी दिन से चल रहा है और लोग सवाल उठाते हैं कि जी सीटें कम हो गई, सीटें कम हो गई। लेकिन आज जो अभी बात आपने बांग्लादेश की है, मैं ये कहता हूँ कि अगर जो वहाँ पे हुआ और मोदी जी अगर यहाँ नहीं आए होते, उनकी सरकार नहीं बनी होती, हम्म। तब क्या होता। ये तो जो वही होता सर। ये जो हवा में, नहीं मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ये जो हवा में बातें करता है ना कि जी मुसलमानों मुझे सपोर्ट दे दो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, मैं मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, इसको वो ताकतें इसको यूज एंड थ्रो करती, इसको यूज करके इसको प्रधानमंत्री फिर भी नहीं बनाती। ये निश्चित है। और देश में एक परमानेंट अराजकता फैलाने का काम करती। अब देखिए जितनी भी ताकतें थी, जॉर्ज सोरोस था, करोड़ों रुपया खर्च दिया उसने। चाइना 7,000 करोड़ भेज दिया उसने। कम से कम पाकिस्तान और मिला के कम से कम 15 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे थे जो मोदी को हराने के लिए लगे हुए थे। इसलिए मैं कहता हूँ इतनी बड़ी ताकतों को और फिर सबसे बड़े देश के गद्दारों, कांग्रेस जैसे गद्दारों को, उनसे लड़के मोदी को अगर 240 सीटें मिली हैं तो वो 400 से कम नहीं है। वो ठीक है, 400 की संख्या नहीं है, लेकिन वो जीत 400 से भी ज्यादा की जीत है।
क्योंकि वो उन लोगों को इस कदर उससे कहते थे मिर्ची लग गई कि यार हमने तो इतनी मेहनत की इसको हटाने में, ये तो बड़ा खरीफ हुआ, इसने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हमें पीट कर रख दिया। अब देखिए, ये काफी दिन पहले की बात है, एक बार ये अपने डॉक्टर मनीष कुमार डिस्कस कर रहे थे कि जी क्यों सीटें कम हुई। कैपिटल टीवी वाले, कैपिटल टीवी वाले बड़े बढ़िया आदमी है, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, बड़े अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, लेकिन अपना अपना एनालिसिस दिया, उन्होंने अपना एनालिसिस दिया। वो कहते जी कि बीजेपी में केवल मोदी का चेहरा ऐसा है जिसके ऊपर ये इलेक्शन जीतते हैं, अदरवाइज उनके अपने लीडर्स में कोई कैपेबिलिटी नहीं होती। यार ये बेकार की बात है। लीडर ही होता है जिसके दम पे चुनाव जीता जाता है। नेहरू के दम पे कांग्रेस जीती थी, इंदिरा गांधी के दम पे कांग्रेस जीती थी, तो सभी लोग जब जीतते थे तो उसमें मोदी कोई एक्सेप्शन थोड़ी है। उसका ऑरा ही बिल्कुल सबसे अलग है, उसका हम्म, ऑरा सबसे ही अलग है। अगर उसके दम पे पार्टी जीत रही है तो इसमें देर इज नथिंग ऑब्जेक्शनेबल। फिर जब कांग्रेस को मिली, कांग्रेस को शिकस्त मिली इसमें, और उनके 200 बीजेपी की 240 सीट आई, उनके गठबंधन का जीता पूरे मेजोरिटी लेके, कांग्रेस की 99 सीट आई। फिर भी सोचते हैं कि जी हमारे तो बैल ने दूध दे दिया है, हमारे बैल ने तो दूध दे दिया, और वो चीखता फिर रहा है SC ST लाओ, ये करो, ये करो, वो करो, देश को आग लग जाएगी, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। तो ऐसा कैसा दूध मिला भाई इसको। फिर एक बात और कही गई कि जो कमी दिखाई दी, मेरा कहना है, आप भी इस चीज से एग्री करेंगे, कि जब कोई जीत हासिल होती है तो उसमें जो आदमी की कमियां होती है ना, वो भी छुप जाती हैं, कोई उनके तरफ ध्यान नहीं देता। लेकिन हम्म। अगर हार हो गई या बीजेपी की तरफ सीटें कम हो गई, तो जो कमी नहीं है, जो अच्छाई है, सॉरी, जो अच्छाई है, वो उसके अंदर भी कमियां निकाल दी जाती हैं, उसके बिल्कुल अंदर भी ठीक है। कमी। ये फैक्ट है, ये मतलब कहता है कि ये ह्यूमन नेचर है ये। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी, जो अभी पिछले दिनों वर्ल्ड कप हुआ था ना, तो अक्षर पटेल ने एक ओवर में 22 रन दे दिए थे, साउथ अफ्रीका के साथ जो मैच हुआ था। और लोग उस वक्त, उस 14-15वां ओवर था, लोग उम्मीद छोड़ बैठे थे गया मैच, लेकिन मैच जीत गए। तो वो जो 15 ओवर की जो जो उसकी मतलब एक तरह से कहो उसने सेटबैक दिया इंडिया को, वो सब भूल गए, किसी को याद नहीं रहा। लेकिन अगर वो मैच बाई चांस हार जाते, तो बस अक्षर पटेल का एक बैंड बज जाता कि तूने मरवाया, तूने मरवाया। सर तो उसका, ये उसका घर जला देते। मैं ये आपको ये कह रहा हूँ कि जब जीत होती है तो सारी कमियां भी छुप जाती हैं, और हार होती है सर, तो कम अच्छाइयों में भी बुराई निकलती है। अब देखिए, सर ये तो आप देखिए, जो पेरेंट्स होते हैं, हाँ पेरेंट्स भी जब लड़का आपका, जो बच्चे हैं अच्छे कर रहे हो, तो कहते हाँ, हैं बचपन से ही बड़ा होशियार था। बचपन से ही बड़ा लेकिन अगर, और अगर थोड़ी सी गलती हो जाए लाइफ में, कभी कभी नीचे आ जाए, तो कहते हैं यार बचपन से ही ना ये बेवकूफ था। बेवकूफ। हम तो शुरू से कहते थे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ हाँ। ले। ये पढ़ता ही नहीं था। अब देखिए, मैं और बताता हूँ आपको, जो उन्होंने भी, मनीष कुमार ने भी कहा, और ये जनरल एक फिलॉसफी है, कि जब बीजेपी की या तो हार हो जाती है, या आपकी बात जैसे सीटें कम हो गई, तो दो तीन चीजें, एक रिटोरिक होता है ना, बस गाना गाया जाता है, वो चल हो जाता है। क्या, मैं बताता हूँ आपको, भाजपा अपने कैडर की कभी परवाह नहीं करती, हाँ, पहली बात। ये सभी सभी बोलते हैं। सभी तुरंत जी, तुरंत आता है ये सबकी जुबान पे, भाजपा अपने कैडर की कभी परवाह नहीं करती। और उसके बाद क्या कहते हैं, प्रत्याशियों का चयन ठीक नहीं हुआ, हम्म। प्रत्याशियों में कमी निकल गई। तीसरी बात और क्या बोलते हैं, जो सबसे बड़ी बात है, RSS वाले नाराज थे जी, इन्होंने काम नहीं किया इस बार। अब देखिए, ये इनका मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके जवाब देता हूं मैं। और भी एक बात कही गई, जो कि भाजपा के जो MPs हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने योगदान नहीं दिया, उन लोगों ने भी योगदान नहीं दिया, मतलब RSS की बात छोड़ो, बीजेपी के अपने लोगों ने योगदान नहीं दिया। अब देखिए, अगर सब कुछ
कार्यकर्ताओं पे निर्भर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी जब जब जीतती रही है तो पहले कार्यकर्ताओं की परवाह करती रही है, इसका मतलब यही हो गया ना, हम्म। है ना। लेकिन अब की बार नहीं हुआ, तो मतलब अब की बार परवाह नहीं की, पहले परवाह करते रहते थे। ये कहाँ का यार नहीं लॉजिक सर, है। कभी भी परवाह नहीं की। अच्छा, बीजेपी कभी ने कहा कि मैं आपने यही अगर, आपको कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी ने कभी परवाह नहीं की, लेकिन फिर भी पार्टी हाँ, जीतती रही। हम्म, भाई मोदी जैसा आदमी कहता है वो, और ये सच्चाई है, ये कुर्सियां बिछाते थे कभी अपने जमाने में, तो इनकी परवाह हुई होगी तभी तो प्रधानमंत्री बने ये। यस मानते हो ना इस बात को। फिर सर, मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि बीजेपी ने कभी भी अपने कार्यकर्ता की परवाह इसलिए नहीं करी। वो हाँ, कहते हैं कि आप जो है एक संगठन का पार्ट है, हमारा बिल्कुल संगठन देश की सेवा के लिए बिल्कुल संगठन है। अगर आपके अंदर देश के लिए प्यार है तो आप संगठन का पार्ट बनिए, अपना योगदान दीजिए। बिल्कुल। अब ये कहते हैं जी आरएसएस ने काम नहीं किया, तो इसका मतलब जब जब पहले जीतती रही बीजेपी, आरएसएस योगदान देती थी, काम करती थी। अगर आरएसएस की हथेली लगाने से ही बीजेपी की जीत होती है, तो 1984 में 2 सीटें कैसे रह गई। सर, मैं कहता हूं इस बार भी आप मैं ओडिशा जीते हैं, ओडिशा, हाँ, मैं कह रहा हूँ वो सात बिना आठ आरएसएस की जीत गए। 8 राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, तो हम्म, वो कैसे हो गया जी फिर। तो ये मतलब ये बातें जो है ना, ये मतलब खिचड़ी पर पकाने वाली बात है, ये इसका कोई औचित्य नहीं है। फिर और बताता हूँ आपको मैं, इन्होंने ये कहा कि जी बीजेपी के जो लोग हैं उन्होंने जो काम थे मोदी के, वो पब्लिक तक पहुंचाए नहीं। बीजेपी के एमपी ने और जो एमएलए हैं उन लोगों ने पब्लिक तक काम नहीं पहुंचाए। कैसे। और ये भी पूछा गया कि जी, वही डॉक्टर मनीष कुमार ने पूछा, कहते हैं ये कुछ कुछ हवाबाजी ज्यादा हो गई। कैसे। कहते हैं ये आपने राष्ट्रपति आदिवासी बना दिया, तो क्या आदिवासियों के वोट सारे मिल गए आपको, ये सवाल किया उन्होंने। दूसरा सवाल हम्म, क्या किया कि महिलाओं को आरक्षण दे दिया 33%, तो महिलाओं के वोट मिले क्या, ये सवाल किया उन्होंने। तीसरी हम्म, चीज क्या, एमपी में सीएम यादव बना दिया, तो क्या उत्तर प्रदेश के बिहार के और मध्य प्रदेश के सारे यादवों के वोट मिल गए क्या। अब आप ये देखिए कि ये काम किसके थे। राष्ट्रपति किसने बनाया आदिवासी को, मोदी ने बनाया। सीएम मध्य प्रदेश में किसने बनाया यादव को, मोदी ने बनाया। हम्म, महिलाओं के आरक्षण देने में सबसे बड़ा योगदान किसका, मोदी का। तो आप इन चीजों को कह रहे हो कि ये इनके होने से भी आपको वोटें नहीं मिली, तो आप क्या मोदी के ऊपर सीधा उंगली उठा रहे हो कि मोदी ने गलती की। ये तो बात वही वही हुई ना, कि आप गलती गलती बना रहे हो उसकी। ये तो मतलब इट्स नॉट गुड थिंग। फिर मैं आपको बताता हूँ, कहता जी जातिवाद में फंस गए। भाई जातिवाद में क्या फंस गए। मुलायम सिंह यादव अगर एक छोटी जाति के आदमी को खड़ा करेगा, तो वहां पे क्या बीजेपी अपर कास्ट को खड़ा कर देगी, ऐसा कैसे हो सकता है। हम्म, विपक्ष तो पूरा जातिवाद में फंसा रहे, तुम साधु संत बन जाओ, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर हम्म, अब देखिए जी जरूरत से ज्यादा कमेंट निकाल रहे हैं। कहते हैं जी 30 से 35% वोट मुसलमानों के काम जो योजनाओं के लाभ उनको मिले, उनका वोट मिला क्या। अरे भाई 30-35% वोट काम उनके लिए मतलब फायदा मिला उनको, तो 65% हिंदुओं को भी मिला फायदा, हम्म, उन्होंने क्यों नहीं वोट दिया। 31 करोड़ लोगों ने वोट नहीं दिया, हिंदुओं ने। तो कोई कंपैरिजन नहीं बिल्कुल है, ये कोई कंपैरिजन नहीं कंपैरिजन नहीं है, कोई है। तुकबंदी नहीं है। मनीष कुमार की जो है कैपिटल टीवी मुसलमानों वाला को तो बहुत, मुसलमानों को तो पक्का एक मतलब एक लकीर खींची हुई है, हमने वोट देना नहीं, चाहे मोदी हमारे लिए सर काट के दे दे। एक पाकिस्तान के कोई जर्नलिस्ट है बड़े, मैं नाम बोल रहा हूं उनका, उन्होंने एक बार कहा था, कहते हैं कि अगर मोदी जैसा नेता हमको मिल जाता ना, तो यहाँ तो पाकिस्तान का बेड़ा पार हो जाता बिल्कुल। और हम उसको उसको कोई गाली देने वाला नहीं होता यहाँ पर, तो यहाँ तो गाली दिए बिना रहते नहीं लोग। फिर आपको मैं बताता हूँ कि एक महिला जो दूर दराज से पानी भर के लाती थी, उसके घर में नल से जल पहुंच गया, क्या ये बात उसको जाके कोई बीजेपी बीजेपी का एमपी बताएगा। क्या उसको खुद पता नहीं है। मैं आपको हम्म, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। एक यस, महिला के घर में जो जो लकड़ियां काट के लाई जाती थी और चूल्हे में
खाना बनाती थी, वो लेडी को अगर गैस कनेक्शन मिल गया तो ये बात उसको जाके कोई बताएगा कि भाई मोदी ने तेरे को दिया है? उसको पता, खुद भी पता होना चाहिए। इतनी अकल नहीं है बिल्कुल भी। फिर महिलाओं को क्या ये दिखाई नहीं दिया कि जी 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मोदी ने पेड दे दी? पेड लीव यस 26 हफ्ते की दे दी। तो पढ़ी लिखी महिला जो है उसको इतनी अकल नहीं है। लेकिन मैं भाई साहब आपको सही बता रहा हूँ, महिलाओं के लिए जितना मोदी ने किया उतना किसी ने नहीं किया, और फिर भी महिलाओं की वोट मोदी को नहीं मिली। ये मेरे पास आंकड़े हैं पूरे। यस महिलाओं यस को यस यस जितना मुसलमानों ने दिया नहीं, मैं मुसलमान ने दिया नहीं, और हाँ, हिंदू जो निकला नहीं। मैं आपसे बता रहा हूँ कि जितना काम मोदी ने महिलाओं के लिए किया, उसके बाद तो कम से कम 8-10% वोट बढ़ जानी चाहिए थी। हुआ क्या? 0.8% घट गई। तो ये साबित करता है कि महिलाओं ने वोट नहीं दिया, सब कुछ लेने के बाद भी। जैसे मुसलमानों ने यही किया ना, सब कुछ लेने के बाद भी वोट नहीं दिया। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो हाईवे पे चलता आदमी वो पूछे कि जी, वो हाईवे, नया हाईवे, उस पर पूछे चलता हुआ मोदी ने क्या किया है, उसको शर्म आनी चाहिए उसको। हाँ, जिस जिस शहर से कभी एरोप्लेन जाता नहीं था वहां एयरपोर्ट बन गया, वहां बैठ के एयरप्लेन में आदमी कहे मोदी ने क्या किया है, तो शर्म से डूब मरने वाली बात है कि नहीं है? ठीक है। तो मैं आपसे बता रहा हूं कि जो काम भी मोदी ने किए वो पहुंचाने की जरूरत मैं नहीं समझता कि किसी को। अब मोदी को सबसे बड़ी बात यही थी, मोदी वाज जो कहते हैं ना 400 पार, ठीक है 400 पार एक नारा था, लेकिन मोदी वाज कॉन्फिडेंट कि मैंने जो काम किए हैं ये जनता की नज़र में है, जनता इनको याद रखेगी। लेकिन उनको नहीं पता था कि जनता किस खेती मूली है। ये निकम्मे हैं, ये ये निकम्मे लेकर एक दिन में ढकार मारकर भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। तो ये मतलब बड़ी बड़ी दुख की बात है ये। मैं कहता हूं कि अगर सारा श्रेय आप आरएसएस को दे देते हो जी, आरएसएस ने काम नहीं किया तो ये हो, तो पहले जो जितना भी काम हुआ सारा आरएसएस को श्रेय दे दो फिर तो, है ना, कि जी सब कुछ हुआ उसकी वजह से हुआ, मोदी ने कुछ नहीं किया। अब मैं कहता हूं कि अगर, बड़ी सिंपल सी बात है साहब, मोदी एक साधु प्रवृत्ति का आदमी है। हम्म, आपने 10 साल से बजट दे रहा है वो, आपने कोई बजट ऐसा नहीं देखा होगा जिसके अंदर जो कहते हैं ना पॉपुलिस्ट बजट, जनता को लुभाने वाला बजट, कि मेरे को इलेक्शन आ रहा है मेरे को कभी फायदा नहीं। हो। वो कभी इलेक्शन के ध्यान में रख के, वोटों को ध्यान में रख के कभी कोई काम नहीं करता। उसने जितना भी काम किया समाज के लिए और वंचित वर्ग के लिए, सबके लिए किया। इस ख्याल से नहीं कि जी मेरे को वोट देंगे। अब वोट देना चाहिए उनको, मैं कहता हूँ देना चाहिए। जब उसने आपके लिए काम किया, आपको यू मस्ट वोट फॉर हिम, लेकिन आपने नहीं दिया तो ये कल को भुगतेंगे आप ही। उसकी सेहत पे क्या है, वो तो कहता है मैं झोला उठा के चल दूंगा हिमालय को। सर भुगतेंगे क्या? जो बांग्लादेश में आज हम हाँ सीन देख रहे हैं, आपको कश्मीर फाइल जब बनी थी, जी जी, यही सारे लिबरांडो ये बोलते थे ये तो फेक है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कुछ नहीं सर, हुआ। जो कश्मीर फाइल्स की मूवी में दिखाया गया था, बांग्लादेश में लाइव दिखाया जा रहा है। लाइव दिखा जा रहा, मैं आपको बताऊं एक नैरेटिव चल रहा है, मैं आपको भेजूंगा, मेरे पे एकदम सारा कुछ याद नहीं है। वहां पे ये कहा जा रहा है ये लिबरांडो लोग जो हैं बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं मुसलमान। ये बताया जा रहा है उसके अंदर, आप ये देखिए यस जरा यस। कितनी हिमाकत है। फिर इन लोगों ने क्या किया, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, मोदी एक साधु आदमी, अपना सब कुछ करता है वो जनता के लिए। विपक्ष ने, कांग्रेस ने खासकर एक एक जो जो चुनाव लड़ा केवल प्रोपेगेंडा के ऊपर लड़ा। क्या प्रोपेगेंडा? महंगाई, बेरोजगारी, ये दो इशू ऐसे थे जिसके मतलब बेसिर पैर के, जो एक बेरोजगार बैठा वो तो हाँ बहुत बढ़िया बात है, लेकिन साहब बेरोजगारी दर लोएस्ट थी 10 साल में, अभी जो थे। महंगाई दर सबसे कम थी, इनके टाइम में 10% से ऊपर रहती थी, हैं, 10% से ऊपर। तो ये हम्म, एक प्रोपेगेंडा वार था और कुछ नहीं था। दूसरा, पैसा, इन्होंने एंड में जाके जो 1 लाख रुपया खटाखट 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 चालू किया, उससे लेडीज बैग गई तो अब भुगतो। उसने तो हाथ खड़े कर दिए, मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं मिलेगा। भाई तूने कहा था, तूने वादा किया था, तूने गारंटी दी थी, चल सेंटर में तो नहीं आया, हिमाचल में तुम्हारी गवर्नमेंट है,
तेलंगाना में तुम्हारी गवर्नमेंट है, कर्नाटक में तुम्हारी गवर्नमेंट है, जो वादे तुमने सेंटर के लिए किए वह स्टेट में लागू करो। स्टेट में दे सकते हो, दो वहां पे, किसने मना किया है? लेकिन वहां भी नहीं देगा, सेंटर में आएगा नहीं और वहां पे देगा नहीं। ये कितना बड़ा दोगलापन है ना। और मैं आपको बताता हूँ, संसद पे जो एक वो घुसे थे ना दो लड़के जिन्होंने शरारत की थी वहां पर, उसमें बाहर जो नारे लगा रही थी, हरियाणा की लड़की था, लेडी थी 42 साल की, उसके पास अब 5-7 डिग्री, 5-6 डिग्री, 4-5 डिग्री थी उसके पास, और एक एमबीए की डिग्री भी थी उसके पास। वो नारे लगा रही थी कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। अरे तू, तेरे पास इतनी डिग्री होने के बाद तू नौकरी में क्यों नहीं है, ये बता ना। सर उसका रीजन है, तो बिल्कुल निखद है, और निखद को जॉब कौन देगा? सर निखत को 5 डिग्री तो हो नहीं सकती हैं। वो हर एक आंदोलन में आपको दिखाई देती थी। वो जो भी किसान का आंदोलन हुआ, शाहीन बाग हुआ, कोई भी आंदोलन हुए हैं, उसके अंदर वो शामिल होती थी। वो कांग्रेस ही थी वो कांग्रेस। मैं कह रहा हूँ डिग्री कहाँ से आई? फिर डिग्री आई तो किस काम की है वो? इसका मतलब यू आर नॉट केपेबल। तो मोदी ने कोई ठेका लगा रखा है कि तेरे को भी कलेक्टर बनना देगा वो? तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि जो प्रोपेगेंडा चलाया गया, और अभी प्रोपेगेंडा देखिए बड़ा सिंपल सा चला रखा है इन लोगों ने। सारी संवैधानिक संस्थाओं को अपने हाथ में ले रहा है। किसको ले लिया यार? हैं? तुम सारी संवैधानिक संस्थाओं को तुम विरोध कर रहे हो, वो किसको कह रहे हो? तुम अपने हाथ में ले रहे हो। भाई तुमने इलेक्शन कमीशन के लिए कहा कि जी ईवीएम फेल है, तो तुम, संवैधानिक संस्था है ना इलेक्शन कमीशन, तुम उसका बहुत सपोर्ट कर रहे हो क्या? तुम अपोज कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे खिलाफ एक फैसला देता है, तुम बिल बुला जाते हो, मोदी ने अपने अपने हिसाब से करा लिया। ऐसे कैसे हो सकता है यार? अब देखिए, वो विनेश फोगाट, उसका वजन ज्यादा हो गया, वो कह रहे मोदी ने कराया। यार कमाल हो गया भाई गॉड, हैं? 100 ग्राम वेट ज्यादा हो गया क्योंकि मोदी जी ने करा दिया। उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया। डिस्क्वालीफाई करने वाले मोदी के आदमी है क्या? आप सोचो सही बात है। वाई मोदी जिम्मेदार है। प्रोपेगेंडा चला रखा है, और कह रहा है एक आदमी, पता नहीं मैं नाम बोल रहा हूँ किसने वाला, उसको भारत रत्न देना चाहिए। कमाल हो गया यार। और कह रहा है वो इसका हुड्डा 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 का लड़का कहता है राज्यसभा में एक सीट वेकेंट है खिलाड़ियों के लिए, वो सीट मोदी को चाहिए, उसको दे दे। यार तुम आदमी हो, गंचक करो। घंचक्कर ही है सर। आज भी तो ये है ही नहीं है। ये अपोजिशन वाले जितने भी हैं, ये सिर्फ देशद्रोह में और आग लगाने के लिए। सर हर प्रोपेगेंडा सिर्फ ये है कि जो बांग्लादेश में हुआ है, अगर भारत में किसी तरीके से हो जाए, यहाँ पे हो जाए एएसएपी फटाफट। यस वो कहते ना, वो जो फटाफट पैसे दे रहा था, कह रहे फटाफट ये दंगा हो जाए बस। लेकिन सर ये देखिए मैं मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये लिब्रांडो जो है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि जैसे बांग्लादेश में हुआ है, वैसे ही भारत के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो रिग्ड थे, और यहां पर भी ऐसे ही डेमोक्रेटिक वे से, जैसे बांग्लादेश ने गवर्नमेंट गिरी है डेमोक्रेटिक वे से, यानी कि वहां पे जो दंगे हुए हैं वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वैसा ही काम अब भारत में होना चाहिए। ये भी एक फैसिस्ट गवर्नमेंट है, डिक्टेटर वाली गवर्नमेंट है, धांधली कर ये प्रधानमंत्री बना है, इसको भी वैसे ही उतारना है जैसे शेख हसीना को किया है। अगर वो धांधली करके आता ना साहब, तो फिर मैं वही बात कहता हूँ। मैं अभी ये कह रहा हूँ ना, ये 400 सीटों से कम नहीं है, 240 सीट, फिर वो 400 सीट से ही आता। अगर धांधली करके आता ना, फिर वो 400 सीट से ही आता फिर वो। और तुम वो 99 नहीं, 9 पे होते, 9 पे, 9 पे। सर आप देखिए, ये देखिए, ये दूसरी है ना, ये फटी हुई शेरवानी, अरफात खानूम फटी हुई शेरवानी, यार इसको इसने क्या बोल दिया? इसको तो मैं कहता हूँ अफगानिस्तान भेज दो, इसको सारा इस्लाम पता सही चल बात जाएगा वहां पर। सर, इसने भी क्या बोल दिया कि वहां पर जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से वहां पर एक डिक्टेटर की गवर्नमेंट को उतारा गया है, हिंदुओं को तकलीफ क्या है? ये तो ऐसा ही होता है डेमोक्रेसी में, और ये हिंदू है, इन्हें डेमोक्रेटिक वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। यानी कि कल को ये जो पिद्दी के बिस्किट खाने वाली ये फटी हुई शेरवानी, ये जब पप्पू, ये इसका जो पप्पी है पप्पू, उसको जब जेल में डाला जाएगा क्योंकि उसने जो देश को बेच के खाया है, तब ये बोलेंगे ये तो अनडेमोक्रेटिक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दिया कि जितने इलीगल
कॉकरोच हमारे देश में रहते हैं, इन्हें पकड़ पकड़ के उसी कूड़े के ढेर में वापस भेजो जहां से वो निकल कर आए हैं, तो ये इनको अनडेमोक्रेटिक लगेगा। लेकिन जो बांग्लादेश में हो रहा है वो वो ठीक है, इनको डेमोक्रेटिक लगता है। वो डेमोक्रेटिक। अरे साहब, अमेरिका, ब्रिटेन और कई यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट शुड बी अलाउड। वो वहां पे अभी भी ये बात कर रहे हैं, ये डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है जी। इसको अगर अमेरिका, ये ब्रिटेन वगैरह, ये तो इनकी तो ये हालत है कि अपने ऊपर जब आती है ना, तब इनकी हालत खराब होती है। जो पिछले दिनों आपने हम्म। देखा होगा, पिछले दिनों आपने देखा होगा, जो फिलिस्तीन के लिए उसकी यूनिवर्सिटीज में दंगे हुए, उन्होंने उसको हाँ। पुलिस के डंडे से कुचला था, पुलिस के डंडे से 2000 लोगों को अरेस्ट किया था। फिर कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स के हड़ताल को क्या किया था उसने, क्रश डंडे के कर दिया जोर उसने भी। से है। और यहाँ पे हमारे किसान आंदोलन को कहते थे इनको आंदोलन करने दो उनको, है। हम्म। हम्म। यही ब्रिटेन वालों की हालत थी। इन्होंने, इनकी हालत क्या हुई है, इनकी हालत तो भाई साहब अभी कगार पे बैठे हैं टूट की, ब्रेक होने की। तो यस। जब इनके ऊपर बनती है तो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो हमारे डेमोक्रेटिक वे में तो काम होना चाहिए, तुम्हारे हाथ जो मर्जी दो, तुम्हें हमें ये ज्ञान देते रहेंगे, फैलते रहेंगे ज्ञान को। ये कोई मैं तरीका है? आज ये फटी हुई शेरवानी जो है ना, लिब्रांडो, फटी हुई शेरवानी, इनसे क्वेश्चन पूछता हूं, बड़ा ही मजेदार है। चीन ने आज ही एक हाँ इन्होंने हाँ हाँ, फैसला बड़ी सुना दिया बहुत बहुत बढ़िया खबर है। कि मुसलमान जो हैं अगर वो जब तक बच्चा पैदा करना चाहते हैं हमसे तो पूछ के सरकार से उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। लिखत में और हाँ, लिखत में परमिशन टॉप से आएगी, यानी कि शी जिनपिंग उनकी तो फाइल के ऊपर तो साइन करेंगे तो कि क्या जिहादी इस देश में पैदा हो सकता है या हाँ, नहीं हो सकता। नहीं तो बच्चे अरफा क्या, शेरवानी, फटी हुई हाँ, शेरवानी पूछेगी क्या नहीं नहीं, मैं कि क्या भाई कह रहा इसका हूँ, क्या। इसका मतलब क्या हुआ कि जिनपिंग जो है वो अल्लाह मियाँ बन गया। वो कहते हैं ना, सर अल्लाह का भी, अल्लाह की मेहरबानी जो है हाँ वो इधर भी चाइना में नहीं आती है। हाँ, क्यों नहीं आती। वो कहते हैं ना अल्लाह की देन है बच्चे, तो वो अब अल्लाह की देन है, वो जिनपिंग अल्लाह बन गया, अब कह रहा मैं दूंगा बच्चे तुम्हें। हाँ, शी जिनपिंग ही अल्लाह है। उसकी परमिशन से वो कहता है टेस्ट भी वही करूंगा कि ये बच्चा पैदा करने वाली लायक भी है कि नहीं है। तो ये तो हालत है वहां पर। मजा आ और गया। अब फटी हुई शेरवानी अब नहीं बोलेगी, क्योंकि अब नहीं वहां पर भी तो बोले। सर सर डेमोक्रेटिक वे से हो मैं रहा है। तो इसको बहुत पहले लिखा था इसके लिए कि इसको तो ज्यादा नहीं, 1 महीना अफगानिस्तान में रह के आए, हम्म। सारी नजाकत भूल जाएगी। इसको पता चल सर जाएगा कि इस्लाम क्या है, शरिया क्या है, सब कुछ पता चल जाएगा इसको वहां पर। ओ सर, एक महीने में अच्छी तरह से हलाला करवा कर आएगी ये। बस 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 बस। एक यार, वही वाली बात है, 9 साल की उम्र में कहते हैं कि बच्ची शादी कर लो, और ये बैठी 42 साल की। चलो सर, इसके इसका तो मुंह लगने की जरूरत नहीं है, फटी हुई ये जरूरत शेरवानी नहीं। पहले ही है, आपको तो समझते हैं। अब फटी हुई शेरवानी को हमें और मैं सिलना नहीं चाहिए। अभी ये पहले बात करते हैं कि जो ये मोदी जी का बार बार हम लोगों को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, दो चीजें। जो सुभाष जी का मैटर है मैं समझ गया हूं। वो ये कह रहे हैं कि एक जो बांग्लादेश में हुआ, अगर मोदी जी नहीं होते हाँ, तो ये 4 जून की रात को यहां पर भी ये काम बिल्कुल शुरू हो गया होता। बिल्कुल निश्चित रूप से हो गया होता, पहली बात ये। अगर इनकी सरकार नहीं बनी होती तो। हाँ, दूसरा, जो अगर जो मोदी जी इस बार 240 लेकर आए भी हैं, वो 400 से कम नहीं है। और एक प्रोपेगेंडा जो चल रहा है पूरे मीडिया के अंदर कि आरएसएस की लड़ाई होगी मोदी जी के साथ, उन्होंने इनको तानाशाह बोलना शुरू कर दिया। अमित शाह की लड़ाई होगी योगी के साथ, आरएसएस ने सपोर्ट नहीं किया, कार्यकर्ता निकम्मा था, एमपी निकम्मे थे, हिंदू बाहर नहीं निकले। यानी कि हर चीज के लिए उन्होंने जिसको बोलते हैं कीड़े डालने शुरू कर दिए, ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो गई है, मोदी मैजिक काम नहीं किया है, और मोदी जी की ये बहुत बड़ी हार है। यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं सर। जी, मैं आपको एक और नई बात बता रहा हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट है। कल ही डेटा आया, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की जो हर 2 महीने के बाद देती है पॉपुलैरिटी, वर्ल्ड की पॉपुलैरिटी। उसमें आज भी इलेक्शन, चाहे सीटें कम हो गई, उसके बाद भी मोदी की पॉपुलैरिटी जो दिखाई है उसने टॉप पे दिखाई है, वर्ल्ड में 69% है। कर लो बात। तुम कहते हो डिक्टेटर सही है, बात। अरे डिक्टेटर तो 69% लोग कैसे पसंद कर रहे हैं उसको। डिक्टेटर है, तुम्हारी नजर में है वो,
ये हाँ तुम्हारी नजर में है। सर, मैं कहता हूं जिस दिन शी जिनपिंग वाला फॉर्मूला भारत में इंप्लीमेंट हो गया, उस मेरे दिन को पता लगेगा इनको कि मेरे को डिक्टेटरशिप क्या होती है। मैं कहता हूँ शी जिनपिंग का फॉर्मूला आप ये देख लेना, एक ना एक दिन पूरे वर्ल्ड को, गैर इस्लामिक वर्ल्ड को अपनाना पड़ेगा। सर पूरे सुभाष जी, पूरे वर्ल्ड मैं को। आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं जिसका मुझे अभी तक आंसर नहीं मिला है। जी जी इस्लाम शुरू हुआ मिडल ईस्ट से, जी। सऊदी अरेबिया से, सेंट्रल एशिया से। हम्म, वहां पर जो मुसलमानों की पॉपुलेशन है, वो हर एक कंट्री में 2-2 3-3 करोड़ ही है। हम्म, उनके एक एक दो दो बच्चे ही होते हैं। जी। जहां से इस्लाम शुरू हुआ, वहां पर अल्लाह की मेहरबानी नहीं होती। ये हम्म, सारी मेहरबानी आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही क्यों दिखती है? पता नहीं जी, इसका तो जवाब मुसलमान ही देंगे। और मैं आपको और बात बता रहा हूँ, मैंने ना एक आर्टिकल में पूरा डेटा दिया था, 17-18 लोगों के मैंने, हिंदुस्तान के जो टॉप लीडर्स हैं उनके बारे में पूरा डेटा निकाला था। मैं आपको कहीं से ढूंढूंगा, बड़ा ढूंढना पड़ेगा साहब। उनकी सबकी एक एक बीवी, एक एक बीवी, बच्चे भी किसी के एक, किसी के दो, किसी के तीन। भाई ये तुम्हारा वैसे ही है जिसकी बीवी तो एक है, 6 बच्चे हैं। और एक अपना वो जो असम का लीडर है, ऑल इंडिया क्या है, यूनाइटेड फ्रंट कौन सा है उसका, जो है अजमल अजमल यस। खान, उसके शायद 6-7 बच्चे हैं, बीवी एक ही है उसकी। इनकी तो खुद की तो सबकी एक एक बीवियां होती हैं, और उनके 4-4 को कहते हैं नहीं ठीक है, वो ठीक है। यार वो जो खिला नहीं सकता, तुम तो खिला सकते हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम्हारी 4 क्यों नहीं है? तो ये हम्म। कितना दोगलापन है लोगों का, इज सरप्राइजिंग। और लोग, इट इज। जो जो लोग मुस्लिम हैं, ये वो इस चीज को समझते नहीं है। नो नो नो, उनको समझाया गया है कि हाँ। अगर तुम अपने नंबर्स को इंक्रीज करोगे तो हम इस कंट्री के ऊपर कब्जा कर लेंगे। इस कंट्री के ऊपर पहला हक तुम्हारा होगा, और अरे तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जो बच्चे हैं वो हाँ, हिंदुओं के घरों में रहेंगे, उनके जो बच्चे होंगे हिंदुओं के, वो आपके घर में नौकर होंगे, जिस तरह से हमने कश्मीर में किया था। इस इस सपने में वो पूरी उम्र निकाल देता है बच्चे पैदा करने में। हाँ, वो इतने मतलब सैकड़ों साल हो गए इसी उम्मीद में जी रहे हैं वो लोग। हाँ, हैं? तो वो गधे होते हैं, वो गधों वाली बात ही उनको समझ आती है। आपने कभी भी गधों को घोड़े के पीछे चलते हुए नहीं देखा होगा। ना ना। हिंदू हमेशा ही अपने नाम पर जीता है, हाँ, अपने नाम पर दुकान खोलता है। वो कभी भी इन कमीनों के नाम के ऊपर अपनी दुकान रखना भी पसंद नहीं करता, उन्हें गाली लगती है। लेकिन मुसलमान हमेशा बेचारे शर्म के मारे मुंह छुपाकर अपने नाम के ऊपर वो अपनी दुकान भी खोलते नहीं है। सर, इतनी शर्म आती है बताते हुए कि हम गलती से मुसलमान बन गए थे। तो सर ये बात फिर ये लोग माने ना, क्या हम हिंदुओं की वजह से ही जी रहे हैं फिर? बिल्कुल जी रहे हैं सर। और आज की जो खबर है, आज की, वो ये थी कि अभी अभी जो छापे पर डाले हैं गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर जो हाईवेज हाँ, के ऊपर ढाबे होते हैं, वो वहां पर इन्होंने पकड़ा है। उसके अंदर वो 40 नपुंसक बनाने की, 40 नपुंसक 40 बनाने, ढाबे, 40 ढाबे हाँ, हैं। उसमें मेडिसिन मिक्स की जाती है ताकि हाँ, जब हिंदू आए उसे जो खाना खिलाते हैं तो लोग नपुंसक बन रहे हैं, बच्चे ही बिल्कुल पैदा ना कर सकें। बिल्कुल, ये ये तो पुलिस। हालत है। और आज एक डॉक्टर पकड़ा गया है हम्म, जिसने 2000 से ज्यादा जो लेडीज हैं उनके पेट में ही बच्चों को मार दिया क्योंकि वो हिंदुओं के बच्चे थे। ये बताओ। तो इनकी डीएनए है। तो ये जो सारा चीजें हैं, आज लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर मोदी नहीं आए होते, अभी तो मोदी हैं तो ये कुछ हो रहा है, अगर मोदी नहीं आए होते तो जो बांग्लादेश में आप कश्मीर फाइल्स एक्चुअली होते देख रहे हो, बिल्कुल ये बिल्कुल। आपके घरों में भी होता, पूरे भारत में भी होता। ये सीटें 400 से कम नहीं है। आपको सुरक्षित पिछले 10 सालों में रखा है। अगर आप बोलते हैं कि हिंदुओं के लिए क्या किया, तो सबसे बड़ा काम यह किया कि सनातन को बचा के रखा, बचा के जो कि रखा। कांग्रेस कांग्रेस ने पिछले अगले 10 सालों में खत्म कर देना था, जो मोदी जी ने बचा लिया। आपको राम का मंदिर दे दिया, तरक्की कर दी। आप गर्व से बोलना शुरू कर दिया आपने, हम हिंदुस्तानी हैं। जय श्री राम के नारे अब लगते हैं। 2014 से पहले आपने कभी लगाए? कभी हिम्मत करी लगाने की? कभी आज आपने या हमने ये वीडियो जो बना रहे हैं हम आज की डेट में, ये बनाने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं तो दुश्मन कंट्री में बैठा हूं, जहां से बैठकर इस वीडियोस को बना रहा हूं। ये हिम्मत मोदी जी के आने के बाद ही आई है, पहले किसी के अंदर हिम्मत भी नहीं थी। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सारा कुछ है जो मोदी जी ने किया है सर। केवल एक आदमी को, हर आदमी को ये ख्याल करना चाहिए कि
जिसने आपके लिए कुछ किया है ना, उसका एहसान जरूर मानो। आप उसको उसके उससे ताल्लुक बेशक मत रखो, लेकिन आप उसके एहसान को हमेशा याद रखो, दिल ही दिल याद रखो कि यस। हाँ, इसने मेरी मदद की थी, इसने मेरे लिए ये किया, इसकी वजह से मैं आज ये हूँ, इसकी वजह से मेरे को सब कुछ मिला। ये याद रखना चाहिए, जिसे कहते हैं ना शुक्राना, शुक्राना वेदन। जैसे भगवान से हम ले तो सब कुछ लेते हैं, जरा एक छोटी सी कमी लगे कि जी हमारे साथ ये नहीं हुआ, यार कैसा भगवान है, हमारे परवाह ही नहीं की उसने। जबकि सही बात यह है कि जो कुछ वो देता है सब कुछ उसी का दिया हुआ है, उसको हमें रोज शुक्राना भेजना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए कि भाई आपने जो दिया बहुत अच्छा दिया। इसी तरह जो मोदी ने आपको दिया, आप उसको याद जरूर रखिए। उसने आपको देश को सुरक्षा दी है। भाई साहब, मैं आपको सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ कि 10 साल में कम से कम 10 लाख करोड़ रुपया मोदी ने आर्म एम्यूनिशन और पूरी तरह देश को सुरक्षित करने में किया है। उसकी वजह से आज चाइना भी सीधा पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। यस, बिल्कुल सही बात है। और बिल्कुल नहीं करेगा। पाकिस्तान की सिट्टी बिट्टी गुल की हुई है। बिल्कुल। चाइना की हालत खराब है। उसे मालूम है कि कभी भी अगर मोदी जी का दिमाग खराब हो गया, ये चाइना खराब खत्म कर देंगे। सर जी, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अगर सिचुएशन बांग्लादेश में आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो हिंदुस्तान अपने तरीके से उनको सीधा कर लेगा। फिर वो मुझे लगता है कैसे कि करेगा, मोदी है तो मुमकिन है। कैसे करेगा वो मोदी जानता है, क्योंकि उसके पास वो खुद बहुत है। उसके पास जेम्स बॉन्ड है, उसके पास जयशंकर है, उसके बाद राजनाथ सिंह है, उसके बाद अमित शाह है, सब कुछ। आपको एक बड़ी बहुत मोटी बात बता रहा हूँ, आप ताज्जुब करोगे। आप बंगाल फुल ऑफ बांग्लादेशीज है। सारे भाग के वहां पे पता नहीं कितने बांग्लादेशी रहते हैं बांग्लादेश में, बंगाल में। बांग्लादेश में आतंक मचा हुआ है इस वक्त, लेकिन बंगाल का मुसलमान जो बांग्लादेशी मुसलमान है चुप बैठा है। सोचो क्यों? हम्म, क्यों? वो इसलिए कि जो मैं आप कोरिलेट कर रहा हूँ कि जो ममता ने उस दिन कहा था, जो सेंटर कहेगा हम वो मानेंगे। वरना बांग्लादेश में इसका इस कदर तांडव हो रहा हो और यहाँ के बांग्लादेश वो जो बैठे हैं बंगाल में वो चुप बैठे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इनको, मुझे लगता है इनको इशारा दे दिया गया है कि तुमने कुछ शरारत की तो तुम्हारा तिया पाचा कर दिया जाएगा। तो डिपोर्ट हो जाओगे। सर, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो कम्युनिस्ट लोग थे, जो हिंदू थे, जो हाँ। मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे थे, आज उनके घरों को जलाया गया है। हाँ। उनकी औरतों को पकड़ के रेप किया गया है। ममता बनर्जी को दिख गया कि दिख अगर गया। मैं ऐसे ही काम करती गई, कल को मेरे साथ भी यही होगा, चौराहे पर खड़े होकर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसको उसको ये दिखाई दे दिया कि हसीना तो मुसलमान थी, उसके साथ हो हम्म। गया, मैं तो काफिर हूं, मेरे साथ तो पहले हो जाए। चलो, ये सर, ममता बनर्जी है कि बानो है, उसको हलाला कराने का शौक हो, तो ये तो जिहादी जो है हमेशा ही रेडी रेडी रहते हैं हलाला करवाने के लिए और करने के लिए भी। तो इनका, ममता बनर्जी को अकल अगर आ गई हो, चलिए अगर अब। अब ममता बनर्जी को अकल आ हाँ। गई हो, तो ये और हमारे देश के लिए बड़ा ही अच्छा है। हाँ, अब चलिए बस हम एंड करते हैं इस बात से कि इट्स ए बेटर कि वी आर हैविंग मोदी। हमें भगवान का वरदान मिला हुआ है और हम ये आशा करें कि सब कुछ भारत में ठीक ठाक रहे। और जो मैंने एक बात कही है आज अपने एक और वीडियो में, कि ये मत सोचो कि 6 महीने में हिंदुस्तान में कुछ हो सकता है। 6 महीने में अमेरिका में भी हो सकता है और चाइना में भी हो सकता है, जो बांग्लादेश में हुआ है। ये मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए आप। क्योंकि बड़ी बड़ी मछलियां अगर छोटी मछलियों को खाती है ना, तो वो बड़ी बड़ी मछलियां भी एक दूसरे की दुश्मन होती हैं। हम्म, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तो देखते हैं अभी चाइना, आगे क्या होता अभी है। अगला 6 महीने अमेरिका के लिए बड़े रिस्की हैं। चाइना वहां पर शरारत कर सकता है, जो बांग्लादेश में की वहां भी कर सकता है, और अमेरिका भी चाइना में कर सकता है। क्योंकि चाइना की जो हुक्मरान है वो भी डरे सहमे रहते हैं कि पता नहीं साला कौन हमारे खिलाफ बगावत कर दे। तो ये दोनों जगह हो सकता है। मैं तो इस पहलू को मान के चलता हूँ कि इनमें होगा कुछ, भारत में नहीं होगा। चलिए सर, थैंक इसलिए यू। मुझे लगता है कि भगवान ने आपको अमेरिका भेज दिया, इसीलिए
अब मुझे चाइना में। तो हम भी पूरी नजर बना के रखेंगे और इसको डिस्कस भी करेंगे जब भी कुछ होगा, कुछ भी अंदर की बातें निकलेंगी तो वी विल डिस्कस दैट आल्सो। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने टाइम दिया। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार। भारत माता की जय। भारत माता की जय।